मेरा नाम है विष्णु सैनी। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम क्लास 10 की मैथमेटिक्स की क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो भी हिंदी मीडियम में। तो दोस्तों, आज हम क्लास 10 की फर्स्ट चैप्टर है, उसका नाम है वास्तविक संख्याएं, उसको इंग्लिश में रियल नंबर बोलते हैं। इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे, इसकी बेसिक चीज़ों को हम जानेंगे, इसमें क्या है, क्या पढ़ना है, और इस प्रश्नावली को हम उदाहरणों सहित पढ़ेंगे। पहले उदाहरण करेंगे, उसके बाद में आपको प्रश्नावली पर आएंगे। तो हम बात करते हैं वास्तविक संख्याओं की। तो वास्तविक संख्याएं हमारे 8वीं क्लास से ही पढ़ते जा रहे हैं। इसको हम 8वीं क्लास में हमने इसको परिमेय संख्याओं के नाम से पढ़ा था, और 9th में हमने इसको संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम के रूप में नाम से इसको हमने पढ़ा था। अब क्लास 10th में हम ही को इनको वास्तविक संख्याओं के नाम से पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है, हम सबसे पहले तो इसमें यूक्लिड विभाजन पढ़ेंगे, उसके बाद में लहसा से निकालना, कौन सी परिमेय संख्या है, दशमलव प्रसार कैसा, इनका शांत है अशांत है, इन चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले क्लास 9th की कुछ चीजों को हम रिवाइज कर लेते हैं। प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या संख्याएं कौन सी होती हैं, इन चीजों को हम पढ़ेंगे। ये हमने 9th क्लास में पढ़ लिया था, हालांकि फिर भी हम 2 मिनट का समय लेते हुए इनका रिवाइज करते हैं और देखते हैं आगे की वीडियो। तो प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृत संख्याएं इनको इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स बोलते हैं, और पूर्ण संख्याएं इनको इंग्लिश में पूर्ण नंबर्स बोलते हैं। पूर्णांक संख्याएं इनको इंटीजर्स नंबर्स बोलते हैं, और परिमेय संख्याएं इनको रैशनल नंबर्स बोलते हैं इंग्लिश में। अपरिमेय संख्याएं इर्रेशनल नंबर्स, और वास्तविक संख्याओं को रियल नंबर्स बोलते हैं। प्राकृत संख्याओं को किससे डिनोट करते हैं, कौन से अक्षर से इनको डिनोट करते हैं, इन्हें एन से प्रदर्शित कर दिया। पूर्ण संख्या को फूल यानी डब्ल्यू से इनको कर दिया। अब पूर्णांक संख्या को इंटीजर्स जेड से प्रदर्शित कर दिया, परिमेय संख्याओं को क्यू से, और अपरिमेय संख्याओं को क्यू कॉम्प्लीमेंट यानी कि इधर सी है, क्या है सी, इसको क्यू कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। अपरिमेय संख्या को क्यू कॉम्प्लीमेंट से प्रदर्शित करते हैं, और वास्तविक संख्याओं को आर से। क्लियर है बात? अभी नेचुरल नंबर्स होते क्या है, प्राकृत संख्याएं होती क्या है, ये हमको सीखना है। वे संख्याएं जिनका यूज हम किसी चीज को काउंट करने के लिए स्टार्ट करते हैं, जैसे कि अभी कितने पॉइंट लिख रहे हैं, तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे, 1 से। 1 2 3 4 5 6। तो ये प्राकृतिक है, ये नेचुरल है। हमको स्टार्ट कहां से कर, कोई चीज रखी हो, कोई चीज को गिनना हो, तो हम क्या करते हैं, उसको शुरुआत 1 से ही करते हैं। ये तो नहीं हम 0 से करते हैं, 0 1 2 3 ऐसे तो स्टार्ट नहीं करते हैं। जो भी चीज दे रखी हो हम उसको 1 से स्टार्ट करते हैं, इसलिए इनको नेचुरल नंबर्स के नाम से जाना है। और पूर्ण संख्या क्या होती है, मान लो इधर कुछ भी नहीं लिखा है, तो मैं बोलूंगा कि बोर्ड पे कितनी चीजें लिख रखी हैं, आप बोलोगे 0, कुछ भी नहीं, तो आपने बोला 0, तो हम कह सकते हैं इसमें क्या होता है, प्राकृत संख्याओं में अगर हम 0 को शामिल कर लें, यानी प्राकृत संख्याओं में अगर हम 0 को शामिल कर लें, तो क्या हो जाता है, वो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। प्राकृत संख्याएं होती क्या है, वो देखो। प्राकृत संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं, और ये अनंत तक यानी कि इनकी कोई सीमा नहीं होती है, अपरिभाषित होती है। तो हम इस तरह लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6, ऐसे करके ये चलती रहती है, और ये अपरिभाषित होती है, इनका कोई अंत नहीं होता, ये लगातार चलती रहती है। अब पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, मैंने अभी बताया। प्राकृत संख्याओं में अगर हम 0 को शामिल कर लेते हैं, इन प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं, 1 से लेकर के अपरिभाषित, तो अगर उनमें हम 0 को शामिल कर लेते हैं तो पूर्ण संख्याएं बन सकती हैं। जैसे हमने इधर 0 को शामिल कर लिया, 0 1 2 3 4 5 6, और ये भी अनंत तक चलती हैं। तो इस प्रकार ये भी अनंत तक चलते हैं, अपरिभाषित होते हैं, इनका भी कोई अंत नहीं होता है। अब हम बात करते हैं पूर्णांक संख्याओं की। तो पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जिनमें पूर्ण संख्याओं के अलावा प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक चिन्ह वाली संख्याओं को अगर शामिल कर दिया जाए, ऋणात्मक, ये प्लस चिन्ह धनात्मक चिन्ह वाली हैं सारी संख्याएं। अगर हम पूर्ण संख्याओं में, पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं, इधर लिखना है, पूर्ण संख्याएं इधर से 1 2 3 4 5
6, इधर डॉट डॉट, ये हो गए हमारे पूर्ण संख्या। अगर इन्हीं में हम प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक अंकों को शामिल कर लें, ऋणात्मक अंकों को हम शामिल करते हैं -1, -2, -3 डॉट डॉट डॉट, ये भी अपरिभाषित, अनंत माइनस की तरफ अपरिभाषित होती है और प्लस की ओर भी अपरिभाषित होती है। हम इनको एक तरीके से और लिख सकते हैं कि हम इनको 0 एक साथ लिख सकते हैं, +-1, +-2, +-3 डॉट डॉट डॉट, ये भी अपरिभाषित होती हैं। अब हम बात करते हैं परिमेय संख्याओं की। परिमेय संख्याएं होती क्या हैं, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। परिमेय संख्या को हम Q से डिनोट करते हैं, और परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन जहां पर Q क्या नहीं हो, नॉट इक्वल 0 के बराबर नहीं हो, क्योंकि अगर Q 0 के बराबर होएगा तो हमारी जो संख्या होगी, मान लो हमने इधर 3 लिखा और इधर 0 लिख दिया, Q का मान हमने क्या रख दिया 0, हम भाग देंगे तो क्या आएगा, एक अनंत आएगा। जो कोई संख्या ही नहीं होती है, अनंत कोई संख्या नहीं होती है, ये अपरिभाषित होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये परिमेय संख्या नहीं है। इसलिए हम Q का मान 0 नहीं रखते हैं, ये हमको ध्यान में रखना है। अब परिमेय संख्याएं होती कौन, P और Q पहले देख लेते हैं होते क्या है। P और Q पूर्णांक संख्याओं के ही अंक होते हैं। पूर्णांक संख्याओं के दो अंकों को हम लेते हैं, एक को हम P लिख लेते हैं और दूसरे को हम Q लिख लेते हैं। जैसे हमने पूर्णांक संख्याएं यह भी पढ़ा है, उनमें से ही कुछ अंकों को उठाते हैं। हमने एक 4 को लिया, P के बराबर 4 ले लिया, P बराबर हमने 4 और Q बराबर हमने 3 को ले लिया, तो हम इस पर लिखेंगे कैसे, 4/3। तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। तो हम इस प्रकार किसी भी उदाहरण को ले सकते हैं। देखो अब और हम 2 अंक और उठाते हैं, पूर्णांक संख्या में से कोई भी 2 अंक उठा सकते हैं। हम एक अंक को भी उठा सकते हैं, जैसे कि हमने 4/4 ले लिया, ये एक अंक है 4, तो हम 4/4 ले लिया। तो हम इधर से एक ही चीज को या तो 2 बार ले सकते हैं या अलग अलग 2 अंकों को ले सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं की। अपरिमेय संख्याएं होती क्या है, अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। क्या, जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो कौन सी संख्याएं होते हैं, अपरिमेय संख्याएं। जैसे कि हम उदाहरण के रूप में लेते हैं √2, √3, और भी बहुत उदाहरण है अपरिमेय संख्याओं में, जैसे √5, √7, ये सब अपरिमेय संख्याएं हैं। इनके बट्टे में कभी भी 1 नहीं होता है, ये ध्यान में रखना है आपको। जबकि आपने अभी तक देखा होगा कि पूर्णांक संख्याओं में, पूर्ण संख्याओं में, प्राकृत संख्याओं में, सभी में अगर हम नीचे को 1 लगा देते हैं तो ये सभी क्या होती है, परिमेय संख्याएं बन जाती हैं। लेकिन अपरिमेय संख्याएं में 1 नहीं होता है नीचे की तरफ, ये हमको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं हम रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं होती क्या हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है, उसी के नाम पे हमारी पर्सनालिटी का नाम भी रख रखा है, इसी के नाम पे। तो ये क्या है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। वास्तविक संख्याएं, परिमेय संख्याएं आपने पढ़ी हैं, अपरिमेय संख्याएं आपने पढ़ी हैं, पूर्णांक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, प्राकृत संख्याएं अभी हमने पढ़ ली है। तो क्या होता है, परिमेय और अपरिमेय के समूह को ही हम वास्तविक संख्याओं के नाम से जानते हैं। वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्याएं भी होती हैं, अपरिमेय संख्याएं भी होती हैं, इन दोनों के समूह को ही वास्तविक संख्याओं के नाम से जानते हैं। तो हम बात करते हैं हमारी प्रश्नावली के बारे में। तो इसमें क्या है, यूक्लिड विभाजन, तो हम उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए अब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को पढ़ेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को पढ़ने से पहले हम कुछ एक भाग दिए हुए हैं जो हमने छोटी क्लास में पढ़ा था, उनको हल करते हैं। उसी के आधार पर ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बनी हुई है। तो अगर हम इनको समझ जाते हैं तो यूक्लिड विभाजन को हम बिल्कुल रटेंगे नहीं, हम समझेंगे चीजों को, कंसेप्ट को समझेंगे ही तो ये हमें याद रहेंगी चीजें।
ये वास्तविक संख्याएं चैप्टर है जो इतना सरल है, इतना सरल है कि आपको एक बार पढ़ने में ही पूरी चीज याद हो जाएगी। तो हम पहले इन उदाहरणों को समझते हैं, उसके बाद में हम युग्म विभाजन को रटेंगे नहीं, उसको बनाना सीखेंगे, उसको आए कहाँ से है, उसको बनाए कैसे है, उन चीजों को हम सीखेंगे। तो हम पहले भागों को हल करते हैं। भाग करना तो आप सभी जानते हैं, मुझे पता है हालांकि, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको दोबारा बता देता हूं। तो हम 5 का भाग 22 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 बार। 4 और 5 20, सिर्फ शेष पर जाएंगी 2 बच गए। अब उसके बाद में हम 4 का भाग 28 में देंगे तो 7 बार जाएगा और ये पूरी बार जाएगा, ये और ध्यान में रखना। अब उसके बाद में 4 का भाग 3 में देंगे, यानी कि अंदर वाली संख्या में देंगे। लेकिन हमने अभी तक देखा है कि बाहर वाली संख्या अंदर वाली संख्या से छोटी होती है, इसलिए बाहर आसानी से चला जाता था। अब लेकिन हम 4 का भाग 3 में देंगे, या तो पॉइंट में जाएगा, पॉइंट में जाएगा, लेकिन हमको पॉइंट में नहीं देना है, ये थोड़ा सा हमको इधर ध्यान में रखना है। तो अब भाग कैसे दें, ये कंफ्यूज में है। भाग देंगे तो 0 पॉइंट से ही सब होगा, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि 4 को कैसे भाग देते हैं। 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 2 8। ऐसे बढ़ेंगे तो हमको आगे संख्याएं बढ़ती जाएंगी, लेकिन 3 से छोटी नहीं आएगी। तो हम क्या करते हैं, हम इसको पीछे भी तो ले जा सकते हैं ना। ये तो हमने आगे की तरफ लिखा है, यानी कि बढ़ते गए, लेकिन हम इसको पीछे की तरफ भी तो ले जा सकते हैं। तो हम देखते हैं 4 को हम इंटू 0 से करेंगे तो 0 भी तो आएगा, ये भी तो है, तो 0 पर भाग नहीं जा सकते क्या? जाएगा। तो हम इधर लिखेंगे 4 का भाग 3 में दिया तो 0 पर गया, तो इधर हमने 0 लिख दिया और इधर शेष पर 3 बच। बस अब देखते हैं, हमको युग्म विभाजन प्रमेय को बनाना है, इधर बनाना सीखना है। बनती कैसे इसको हमने युग्म विभाजन को बनाना सीखेंगे। हम इसको बनाते कैसे हैं, तो देखो हमने 5 का भाग 22 में दिया, भाग पर 4 आया था और शेष पर 2 बचा था। तो 5 क्या है, 22 क्या है, 4 क्या है और 2 क्या है, इन चीजों को अगर हम जान जाएं तो हम युग्म विभाजन को बना दें। सबसे पहले हम इसके पहले छोटी क्लास में हम उत्तर की जांच नहीं करते थे क्या, उसको उत्तर की जांच करते थे, भाई ये हमारा भाग सही है या नहीं है। तो उसी प्रकार हम 22 को किस प्रकार लिख सकते हैं वो एक बार पहले देख लो। 22 को हम 22 बराबर 5 इंटू 4 प्लस क्या है शेष पर 2। उस प्रकार इसको देखते हैं 28 बराबर क्या हो सकता है, 28 बराबर 4 इंटू 7 प्लस 0। अब इसी प्रकार इसको देखते हैं 3 बराबर क्या हो सकता है, 4 इंटू 0 प्लस 3। हम 22 को किस प्रकार लिख सकते हैं, इस प्रकार लिख सकते हैं, और 28 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, इस प्रकार लिख सकते हैं, और 3 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, इस प्रकार लिख सकते हैं। तो हमको देखना है कि इसमें, अब इसको हम समझते हैं। अगर हम ये सीख जाते हैं कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, अगर हम ये जानते हैं कि 5 यहां पर क्या है, 22 क्या है, 4 क्या है, इधर 2 क्या है, अगर ये हम सब चीज जानते हैं तो समझो आपकी युगल विभाजन प्रमेय का आपने सीख ली। देखो हम भाग 5 को क्या बोलेंगे, इधर ये क्या है, भाजक यानी भाग देने वाला, और ये क्या है 22, ये इधर है भाज्य यानी जिसमें भाग दिया जाता है, और ये क्या है भागफल, जितनी बार भाग गया है वो होता है भागफल। उसके बाद में हम बात करते हैं नीचे क्या बचा है 2, ये क्या है, ये है शेषफल। तो 2 को शेषफल लिख दिया। लेकिन यूक्लिड विभाजन में क्या होता है,
इन्हीं चीजों को मैथमेटिकल रूप में कैसे लिखते हैं वो चीज हमको सीखना है। बस यार हमने 22 क्या है, ये भाज्य है, और 5 क्या था, भाजक, और 4 क्या था, भागफल, और 2 क्या था इधर, शेष था। ये क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। बस इन्होंने क्या किया है, इसको मैथमेटिकल फॉर्म में इनको लिखा हुआ है। कैसे, देखो भाजक को इन्होंने क्या लिख रखा है, इन्होंने भाजक को इधर b से डिनोट किया हुआ है, इससे b, अब और इसको भाज्य को a से, भागफल को इन्होंने q से डिनोट किया हुआ है, q से प्रदर्शित, और इसको r से, शेषफल को r से। तो हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या बनी वो देखिए। भाज्य, भाज्य क्या था अभी हमने देखा है, a इधर भाज्य है, बराबर भाजक क्या है b, गुणा, गुणा का चिन्ह लगा दिए, भागफल क्या है q, और शेषफल r। जो ये बना हुआ ना, ये क्या है, हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। यही हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, और इसी का उपयोग हम इस प्रश्नावली में करेंगे। एक और बात इधर ध्यान रखने की है कि r क्या है, शेषफल, जो क्या है भाजक से छोटा होगा हमेशा। किससे छोटा होगा, भाजक से, यानी कि r हमेशा b से छोटा होगा। अभी इसको लिखेंगे कैसे, उसको देखना है। r हमेशा छोटा होगा b से, इससे b से, r हमेशा छोटा होगा b से। ये बात क्लियर है। और एक और बात है, r b से तो छोटा ही होगा, लेकिन b माइनस में तो थोड़ी आ सकता है, माइनस में तो आएगा नहीं। या तो r बराबर 0 आ जाए, या 0 से बड़ा लेकिन b से छोटा, यानी कि 0 भी आ सकता है ना, इधर आ रहा है 0, लेकिन 0 से छोटा भी हो सकता है कोई शेषफल नहीं। तो क्या हुआ, हम इसको एक और बात बोलेंगे इधर कि r या तो 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा, यानी कि r बराबर ऐसे। लेकिन अभी हम इस चीज को एक और तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। कैसे, कि 0, साइन चेंज हो गए, r 0 के बराबर भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है। इधर साइन गलत लग गया, इधर साइन ऐसे आएगा। क्या 0 के बराबर भी हो सकता है r, और 0 से बड़ा भी हो सकता है r। किंतु हमने एक और बात पढ़ी है कि r है जो b से छोटा ही रहेगा। क्या रहेगा, छोटा। ये हमको इसका भी यूज करना होगा साथ में ही। हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हमें क्या दे रखा है, एक तो ये दे रखा है और एक ये दे रखा है। हमको बस इन दो ही चीजों पे फोकस करना है, और चीजों पर हमको फोकस नहीं करना है। क्या चीजें हैं, अब हमारी किताब में क्या परिभाषा दे रखी है उसको हम देखते हैं। तो देखिए हमारी बुक में यूक्लिड विभाजन प्रमेय की क्या परिभाषा दे रखी है कि दो धनात्मक पूर्णांक a एवं b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a बराबर bq प्लस r, जहां पर r 0 के बराबर या 0 से बड़ा किंतु b से छोटा होगा। ये हमको दे रखा है। लेकिन इसमें गौर करने की क्या बात है, देखिए कि हमको धनात्मक पूर्णांक a और b, कौन से पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर हमको कभी भी a और b का मान ऋणात्मक नहीं लेना है।
यानी कि हमने इन एग्जाम्पलों में देखा है, 3 एग्जाम्पल हमने क्यों लिए हैं, उसके कोई रीजन है नहीं। मैं एक एग्जाम्पल से तो ये बता सकता था आपको, लेकिन मैंने क्या किया, आपको इसी को समझाने के लिए आपको 3 उदाहरण लिए हैं। मैंने अभी 3 उदाहरण लिए हैं, उनमें कोई भी माइनस वाला यानी धनात्मक पूर्णांक के लिए है ए और बी। ए बीच वाला अंदर वाला होता है भाज्य और बाहर वाला है भाजक बी होता है। उसमें हमने देखा इधर प्लस का 5 है, इधर 22 भी प्लस का है, इधर 4 प्लस का 28 भी प्लस का, 4 प्लस का 3 भी प्लस का, यानी कि धनात्मक ही धनात्मक है, ऋणात्मक हमने नहीं लिया। ये हमको परिमेय का युग्म विभाजन परिमेय के अनुसार लेना पड़ता है। अब उसके बाद में क्या कह रखा है इसने, इनको हल करने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है, यानी कि Q और R का मान पूर्ण संख्याएं होंगी, और वो भी अद्वितीय यानी पूर्ण संख्याएं होंगी। Q का मान हमने देखो हल किया था इसको, तो इसमें Q का मान पूर्ण संख्या में क्या होता है, 0 भी होता है ना। उसमें अभी हमने पढ़ा था शुरुआत में ही कि पूर्ण संख्या वे संख्या होती हैं जो 0 से शुरू होती हैं और अनंत तक चलती हैं। तो इसमें Q को हमने देखा है कि Q क्या होता है, भागफल। तो Q इधर 0 नहीं आ रहा है, क्या है आ रहा है ना, तो इसलिए इन्होंने कहा है अद्वितीय पूर्ण संख्या Q और विद्यमान है। और R का मान भी इधर देख लो, इधर 0 आ रहा है, ये भी तो पूर्ण संख्या है। अब आप बोलोगे ये कौन सी है, ये भी पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या में 0 के बाद में 1 2 भी तो आता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं R और Q का मान पूर्ण संख्याओं में से ही होगा, यानी कि R का मान 0 भी हो सकता है, Q का मान 0 भी हो सकता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। हमको किसी भी कंसेप्ट को समझना हो तो उसको अच्छी तरह से समझें, उसमें क्या है, उसको कहां से उसको बनाया गया है। अगर हम ये सारी चीजें सीख लेते हैं तो हमारे लिए प्रश्नावली बहुत इजी हो जाती है, उसको सीखना बिल्कुल आसान हो जाता है। अब आप इसको रटते, 2 धनात्मक पूर्णांक A और B दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है कि B बराबर BQ प्लस R, जहां पर R 0 के बराबर है, 0 से बड़ा किंतु B से छोटा। पर आपको ये समझ में नहीं आता ये क्या है, B क्या है, Q क्या है और R क्या है, ये आपके समझ में नहीं आता। तो इसलिए हमको किसी भी कंसेप्ट को समझना होता है उसका डिटेल से समझें। और आपको इस चैनल पे हर क्लास इसी प्रकार पढ़ाई जाएगी, बिल्कुल आराम से आसान तरीके से हिंदी मीडियम में पढ़ाई जाएगी। तो आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और आपको मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब। अगर आपका अभी भी कोई डाउट है इस वीडियो में, इस प्रश्नावली में जो बेसिक पढ़ाया है उसमें अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमको बताएं।